स्वागत है आपका हिंदी सरस ज्ञान धारा में। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 हिंदी की मल्हार पुस्तक से पाठ पेड़ की कहानी, और जिसके लेखक हैं जगदीश चंद्र बसु। दरअसल ये जो पाठ है पेड़ की कहानी, ये लिखा गया है बांग्ला में, और यहाँ पर सिर्फ ये इसका अनुवाद किया गया, यानी कि ये अनुदित है यहाँ जो हम पाठ पढ़ेंगे। तो पेड़ की कहानी ये एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिखा गया है, क्योंकि जगदीश चंद्र बसु जो थे वो एक वैज्ञानिक थे, प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। तो पेड़ की कहानी को समझाया गया है, बताया गया है कि पेड़ की कहानी हम कैसे जान सकते हैं, पेड़ कैसे बड़ा होता है, जन्म लेता है। तो चलिए, शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। चलिए आगे पढ़ते हैं हम पेड़ की कहानी। तो पेड़ का जो बीज से पेड़ बनने तक की जो अद्भुत यात्रा होती है, वो प्रकृति का एक अनमोल उपहार है। आइए हम ये समझ लें कि क्या इसकी यात्रा है। यहाँ पर हमने देखा, ये बना है कि यहाँ बीज है, बीज का बोना है, यात्रा की शुरुआत होती है, क्योंकि बीज बोया, उसके बाद अंकुरण है, पहली कलियां और जीवन का आरंभ, यानी कि बीज के बाद अंकुरण होता है। अंकुरण के बाद उसका विकास होता है, यानी कि शाखाएं, पत्ते और जड़ें इधर मजबूत होती जाती हैं, उधर शाखाएं निकलती हैं और पत्ते निकलते हैं, और उसके बाद में वो फलने फूलने लगता है। प्रकृति का उपहार है और परिपक्वता है। यह एक उसके चक्र के द्वारा या चित्र के द्वारा ये दर्शाया गया है। तो बीज से अंकुर तक का सफर है ये। बहुत दिनों तक मिट्टी के नीचे बीज पड़े रहे। इसी तरह महीना दर महीना बीतता गया। सर्दियों के बाद वसंत आया। उसके बाद वर्षा की शुरुआत में दो एक दिन पानी बरसा। अब और छिपे रहने की आवश्यकता नहीं थी, मानो बाहर से कोई शिशु को पुकार रहा हो, और सोए मत रहो, ऊपर उठ जाओ, सूरज की रोशनी देखो। कहने का मतलब ये है कि बीज बहुत दिनों से मिट्टी में पड़े रहे हैं, पड़े रहते हैं। महीना दर महीना बीतता जाता है, यानी कि बहुत सारा समय निकल गया। सर्दियों के बाद बसंत आया, वसंत के बाद में वर्षा की शुरुआत हुई, पानी बरसा, और पानी से क्या हुआ, मिट्टी गीली हुई। और उसके बाद जब मिट्टी गीली हुई तो अंकुरण फूटने के लिए आतुर हुए, और उनको ऐसा लग रहा है जैसे कोई शिशु को पुकार रहा हो कि अब सो मत, उठ जाओ, सूरज की रोशनी देखो, यानी कि अब उगने का समय आ गया, अब अंकुरित होने का समय आ गया। आहिस्ता आहिस्ता बीज का ढक्कन दरक गया। वो कहते हैं कि धीरे 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 क्या होता है, बीज का जो ढक्कन होता है जिसके अंदर बीज है वो दरक जाता है, फट जाता है, और उसके अंदर से अंकुरण बाहर निकलता है। अंकुर का एक अंश नीचे माटी में मजबूती से गड़ जाता है, और दूसरा जो अंश है वो माटी को बेधकर ऊपर की ओर उठ जाता है। कहने का मतलब बीज जो है वो दो दिशाओं में चलने लगता है। बीज जब मिट्टी में गड़ा हुआ है तो एक तो मिट्टी की तरफ, यानी कि मिट्टी के अंदर चलता है, और एक मिट्टी के ऊपर उठ जाता है, मिट्टी के ऊपर चलता है। तो क्या तुमने अंकुर को उठते देखा, जैसे कोई नन्हा शिशु अपना सिर उठाकर आश्चर्य से नई दुनिया को देख रहा हो। तो हम ये देख सकते हैं कि अंकुर का जब उदय होता है, अंकुर होता है, तो क्या होता है, ढक्कन फटता है उसका, और ढक्कन फटने के बाद नन्हा अंकुरण वहां पर आता है। उपयुक्त मौसम भी होता है, यानी कि उसको वर्षा ऋतु चाहिए, यानी कि बीज जब तक गीला नहीं होगा, सूखे में पड़ा रहेगा, वो पड़ा रहेगा, कुछ नहीं होगा। और बीज का यहाँ पर इंतजार, यानी कि ये यहाँ पर नीचे से हम अगर यहाँ शुरुआत करें, यानी कि यहाँ तो अंकुर का उदय हुआ है, ये उल्टा है, फिर यहाँ मौसम, यहाँ बीज का इंतजार, चलते यहाँ से नीचे से, यानी कि बीज पड़ा हुआ है मिट्टी में, बीज का इंतजार है यहाँ पर। फिर यहाँ पर बीज को इंतजार हो गया, यहाँ पर मौसम है, उपयुक्त मौसम आया है, और यहाँ पर फिर उपयुक्त मौसम और जलवायु मिलने से अंकुरण का उदय यहाँ पर हो जाता है। तो इस तरीके से बीज का अंकुरण होता है। और आगे चलते हैं हम, बीज के अंकुरण के बाद में क्या है, तना। बीज से अंकुर तक का सफर तो हमने देख लिया। जड़ और तने का रहस्य हम देख लेते हैं कि जड़ और तने का रहस्य क्या है। चलिए आगे देखते हैं। जड़े और तने का जड़ और तने का रहस्य।
जड़ का काम क्या है? अंकुर निकलने पर जो अंश माटी के भीतर प्रवेश करता है उसका नाम जड़ है। हम पहले ही बता चुके हैं कि दो हिस्से होते हैं, एक माटी की तरफ जाता है, मिट्टी में जाता है, एक माटी के ऊपर आता है। तो जो माटी की तरफ प्रवेश करता है उसका नाम जड़ है। यह नीचे की ओर जाती है और पौधे को मजबूती देती है। तना होता है, जो अंश ऊपर की ओर बढ़ता है उसको तना कहते हैं। सभी पेड़ पौधे में जड़ व तना ये दोनों भाग मिलेंगे ही, तो ये तने की भूमिका है। और प्रकृति का एक अद्भुत नियम है कि यह एक आश्चर्य की बात है कि पेड़ पौधों को जिस तरह से भी रखो, जड़ नीचे की ही ओर जाएगी और तना ऊपर की ओर ही उठेगा। वो कह रहे हैं कि ये एक आश्चर्य की बात है, ये प्रकृति का नियम है। पेड़ को अगर तुम पौधे को उल्टा रख दोगे ना तो भी जड़ क्या होगी? नीचे की ओर जाएगी। ठीक है, तो ये हमें समझा रहे हैं कि जड़ हमेशा नीचे की ओर जाएगी और तना हमेशा क्या है? ऊपर की ओर उठेगा। एक गमले में पौधा था, परीक्षण करने के लिए कुछ दिन गमले को उल्टा लटकाए रखा। अब वो परीक्षण से बता रहे हैं, ये तुम भी कर सकते हो, एक परीक्षण कर सकते हो कि पौधे का सिर नीचे की तरफ लटका रहा और जड़ ऊपर की ओर रही। दो एक दिन बाद क्या देखता है लेखक कि जैसे पौधे को सब पता था, उसकी सब पत्तियां और डालियां टेढ़ी होकर ऊपर की ओर बढ़ाई तथा जड़ नीचे की ओर मुड़ करके चली गई। तो कहने का मतलब यही है कि जड़ जो होती है नीचे की दिशा में जा रही है। वो उल्टा होने पर भी जड़ क्या हो रहा है? होना तो ये चाहिए था कि जड़ ऊपर आनी चाहिए थी, क्योंकि उल्टा है, तने की तरफ आनी चाहिए थी। पर क्या है, वो उसकी प्रकृति है। वो जड़ नीचे की तरफ जाती है और तना ऊपर की ओर। तो वो कह रहा है कि जड़ जो थी वो नीचे की ओर लटक गई और जो तना है वो ऊपर की ओर आ गया। तो तुमने कई बार सर्दियों में मूली काटकर बोई होगी, देखा होगा पहले पत्ते व फूल नीचे की ओर रहे, कुछ दिन बाद देखोगे पत्ते और फूल ऊपर की ओर उठ आए हैं। तो ये भी वो बता रहे हैं। तो आगे देखते हैं कि ये प्रकृति का जो नियम है, पेड़ पौधों की उन्मुखता है, जड़ का नीचे मुड़ना ये ग्रेविटी के प्रति प्रतिक्रिया है, और तना ऊपर की ओर उठना ये प्रवर्तन और वृद्धि है। गमला उल्टा कर परीक्षण दिशा बदलने का प्रयोग किया गया। पत्तियां और डालियां उठना उत्तरोत्तर समायोजन है, लेकिन क्या होता है, वो अपना नियम है, वो अपने नियम के अनुसार ही बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम, पेड़ पौधों का भोजन और श्वसन कैसे होता है। यानी कि पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, सांस कैसे लेते हैं, जैसे मनुष्य लेता है। तो जड़ों द्वारा पोषण, हम जिस तरह से भोजन करते हैं, पेड़ पौधे भी उसी तरीके से अपना भोजन करते हैं। पेड़ पौधों के दांत नहीं होते, इसलिए वे केवल तरल द्रव्य या वायु से भोजन प्राप्त करते हैं। तरल द्रव्य जड़ से भोजन कर पाते हैं और वायु से भोजन प्राप्त करते हैं जड़ों द्वारा। माटी से रसपान करते हैं, पेड़ पौधे जड़ के द्वारा माटी से रसपान करते हैं। माटी में पानी डालने पर उसके भीतर बहुत से द्रव्य गल जाते हैं। पेड़ पौधे वे ही तमाम द्रव्य सोखते रहते हैं। और क्या करते हैं वो? नलिकाओं का जाल, सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है कि पेड़ में हजारों हजार नल हैं, है ना, हजार हजारों नल जिनसे पानी आता है। इन्हीं सब नलों के द्वारा माटी से पेड़ के शरीर में रस का संचार होता है। यानी कि वो जो नल के होते हैं वो क्या होते हैं? वो पेड़ों को अपना पोषण पहुंचाते रहते हैं। पत्तों द्वारा श्वसन होता है, सांस वो कहाँ से लेते हैं? पत्तों द्वारा लेते हैं। वृक्ष के पत्ते हवा से आहार ग्रहण करते हैं। पत्तों में अनगिनत छोटे छोटे मुंह होते हैं, जिनमें होंठ होते हैं जो खुलते और बंद होते हैं। तो यह प्रकृति का चमत्कार है। जब हम श्वास प्रश्वास लेते हैं, यानी कि हम वायु एक तो अंदर लेते हैं और वायु बाहर छोड़ते हैं, सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, तो तब जो प्रश्वास के साथ एक प्रकार की विषाक्त वायु बाहर निकलती है, यानी कि जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसको अंगारक वायु कहते हैं, जो हम सांस छोड़ते हैं, जो जीव जंतुओं के लिए जहर है। पेड़ पौधे उसी का सेवन करके उसको पूर्णतया शुद्ध कर देते हैं। यानी कि हम जो विषाक्त वायु छोड़ते हैं, अंगारक वायु छोड़ते हैं, उसको पेड़ पौधे क्या करते हैं? शुद्ध कर देते हैं और हमें क्या प्रदान करते हैं? ऑक्सीजन हमें प्रदान करते हैं। अब यहाँ क्या है? यहाँ सूर्य का प्रकाश है, पोषण प्रक्रिया है, विकास की होड़ है। कि पेड़ के पत्तों पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब पत्ते सूर्य के सहारे अंगारक वायु से अंगार निःशेष कर डालते हैं। ठीक है ना? तो वो सूर्य का प्रकाश जो पड़ रहा है उस पर, तो पत्ते सूर्य की ऊर्जा के सहारे अंगारक वायु से जो अंगार निशेष कर डालते हैं उसको, और पोषण प्रक्रिया करते हैं। यहाँ अंगार वृक्ष के शरीर में प्रवेश करके उसका संवर्धन करते हैं।
यानी कि बढ़ाते हैं। पेड़ पौधे प्रकाश चाहते हैं और प्रकाश ना मिलने पर ये बच नहीं सकते, यानी कि प्रकाश जरूरी है। और विकास की होड़ होती है, यानी कि प्रकाश की तरफ ही होती है। यदि खिड़की के पास गमले में पौधा रखो, तब देखोगे सारी पत्तियां व डालियां अंधकार से बचकर प्रकाश की ओर ही बढ़ रही हैं। तो सूर्य का प्रकाश पेड़ों के लिए बहुत आवश्यक है। वन अरण्य में जाने पर पता लगेगा कि तमाम पेड़ पौधे इस होड़ में संलग्न हैं कि कौन जल्दी सिर उठाकर पहले प्रकाश को झपट ले। बेल लताएं छाया में पड़ी रहने से प्रकाश के अभाव में मर जाएंगी, इसलिए वे पेड़ों से लपट लिपटती हुई निरंतर ऊपर की ओर अग्रसर होती रहती हैं। यानी कि हर कोई प्रकाश पाने के लिए तैयार रहता है, वो आगे बढ़ता रहता है कि हम प्रकाश के पास पहुंचे, प्रकाश मिले जिससे वो आगे बढ़े। क्योंकि प्रकाश को जीवन का मूल मंत्र कहा है। प्रकाश को जीवन का मूल मंत्र अगर हम ये समझने की कोशिश करें, क्यों सूर्य की ऊर्जा है, ऊर्जा का रूपांतरण है, वो मानव जीवन है, हरियाली का जाल। तो ये कह दें कि सूर्य की ऊर्जा जो है, सूर्य किरण का स्पर्श पाकर के ही पेड़ पल्लवित होता है। पेड़ पौधे के रेशे रेशे में सूरज की किरणें आबद्ध हैं, जुड़ी हुई हैं। अगर सूर्य की किरणें नहीं होंगी, सूर्य नहीं होगा, तो पौधा मर जाएगा, वो नहीं बढ़ेगा। ऊर्जा का रूपांतरण, ईंधन को जलाने पर जो प्रकाश व ताप बाहर प्रकट होता है, वह सूर्य की ही ऊर्जा होती है। ईंधन को जलाने पर जो प्रकाश व ताप, यानी कि ईंधन हम जला रहे हैं, आग जला रहे हैं, उससे जो प्रकाश हुआ, ताप जो उसका निकल रहा है, टेम्परेचर जो है, वह सूर्य की ही ऊर्जा होती है। और कैसे, अनाज व सब्जी ना खाने पर हम भी नहीं बच सकते। जैसे अनाज और सब्जी नहीं खाने पर हम नहीं बच सकते, सोचकर देखा जाए तो हम भी प्रकाश की खुराक पाने पर ही जीवित हैं। यानी कि प्रकाश हमारे लिए जीवन का आधार है। वैसे ही पौधों के लिए भी, पेड़ों के लिए भी हरियाली का जाल है कि पेड़ पौधे व समस्त हरियाली प्रकाश हथियाने के जाल हैं। यानी कि प्रकाश को ही हाथ में लेने की कोशिश है। पशु पक्षी पेड़ पौधे या हरियाली खाकर अपने प्राणों का निर्वाह करते हैं, पालन करते हैं। प्रकाश ही जीवन का मूल मंत्र है। पेड़ पौधों में जो सूर्य का प्रकाश समाहित है, वह इसी तरह जंतुओं के शरीर में भी प्रवेश करता है। तो प्रकाश जीवन का मूल मंत्र है, सबके लिए जीवन मंत्र। फूल, बीज और जीवन चक्र। अब अंत में वो बताया है कि फूल है, बीज है और उनका जीवन चक्र कैसे चलता है। हम पहले भी एक बार पढ़ चुके हैं, मतलब देख चुके हैं, पर यहाँ पर फूल और बीज और उनका जीवन चक्र इस तरीके से बताया गया है। फूलों का खिलना, कि बीज की सुरक्षा व सार संभाल के लिए पेड़ फूल की पंखुड़ियों से घिरा एक छोटा सा घर तैयार करता है। क्या करता है वो छोटा सा घर? फूल, फूलों से आच्छादित होने पर पेड़ कितना सुंदर दिखाई देता है। यानी कि बीज की सुरक्षा व सार संभाल के लिए फूल की पंखुड़ियों से एक छोटा सा घर तैयार करता है, पंखुड़ियों से वो फूल बनता है। और उसके बाद परागण की प्रक्रिया होती है। मधुमक्खी व तितली फूल देखने आती है। मधुमक्खियां एक फूल के पराग कण दूसरे फूल पर ले जाती हैं, और पराग कण के बिना बीज पक नहीं सकता। यानी कि जो बीज पकता है, बीज बनता है, जो फिर पौधा उगाने में सहायक है, वो क्या करता है? वो तभी हो सकता है जब परागकण है। और परागकण कैसे पहुंचते हैं? ये तितली या मधुमक्खी के द्वारा। जब वो एक फूल से दूसरे फूल पर जाती है, तो वो परागकण ले जाती है। फिर उससे क्या होता है? बीज पकता है, कि अपने शरीर का रस पिलाकर वृक्ष बीजों का पोषण करता है, और तिल तिल कर संतान की खातिर सब कुछ लुटा देता है। यानी कि वो बीजों को पकाने में अपना सारा समय या सारी उम्र, अपनी आयु लगा देता है, और इसीलिए अपनी संतान की खातिर वो सब कुछ लेटा देता है। संतान का मतलब बीज, क्योंकि बीज से ही वृक्ष बनेगा ना। जीवन का अंत इस तरीके से पेड़ का हो जाता है कि जो शरीर कुछ दिन पहले हरा भरा था, वह अब बिल्कुल सूख गया है, और अंत में एक दिन अचानक पेड़ जड़ सहित भूमि पर गिर पड़ता है। यानी कि उसके अंदर अब ताकत नहीं रहती, वो असहाय हो जाता है, निर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है, सूख जाता है, और वो जमीन पर गिर पड़ता है। और ममता का चमत्कार ये देखो कि पेड़ पौधे तो मटमैली माटी से आहार व विषाक्त वायु से अंगारक ग्रहण करते हैं, फिर इस अपरूप उपादान से किस तरह ऐसे सुंदर फूल खिलते हैं। यानी कि वो तो जो है, पेड़ पौधे मटमैली माटी से आहार लेते हैं, गंदी संदी कैसी भी, है ना, गंदी माटी है,
और हमारी विषाक्त जो अंगारक वायु है उसको ग्रहण करते हैं और उससे सुंदर फूल खिलते हैं। और ये फूल क्या है, अंत में बीज जब पक जाते हैं और पेड़ों का जब अंत हो जाता है तो उसके जो बीज हैं वो पक रहे हैं, और बीज जब पक रहे हैं पक करके फिर वो एक नया वृक्ष बना रहे हैं। तो मेरे विचार से माँ की ममता ही वह मणि है जो संतान पर विशेष स्नेह कर न्योछावर होते फूल खिलखिला उठते हैं। ममता का स्पर्श पाते ही मानो माटी व अंगार सोने के फूल बन जाते हैं। यहाँ पर हम देखें कि ये मधुमक्खी है, ये वो परागकण ले जा रही हैं। रंग बिरंगे निशान हैं, सुगंध का संदेश है, पारस्परिक लाभ है। तो देखें, फूलों की बहार छाने पर पेड़ पौधे अपने बंधु बांधवों को बुलाते हैं। रंग बिरंगे फूलों के निशान लगा रखे हैं, सुगंध का संदेश है, पारस्परिक लाभ है। यानी कि मधुमक्खी व तितली बड़े चाव से मधुपान करती हैं और वो वृक्ष का उपकार भी करती हैं क्योंकि वो परागकण को ले जाती हैं। और कोई कोई पेड़ 1 वर्ष के बाद ही मर जाते हैं। सब पेड़ मरने से पहले अपनी संतान जरूर छोड़ जाते हैं। बीज ही उनकी संतान है। पहले हवा बयार करती हुई आगे बढ़ जाती थी। पत्ते हवा के संग क्रीड़ा करते थे। छोटी छोटी डालियां ताल ताल पर नाच उठती थीं। अब सूखा पेड़ हवा का आघात सहन नहीं कर सकता। हवा का बस एक थपेड़ा लगते ही वह थर थर कांपने लगता है। एक एक करके सभी डालियां टूट पड़ती हैं। अंत में एक दिन अचानक पेड़ जड़ सहित भूमि पर गिर पड़ता है, और गिरने के बाद जो बीज जो उससे गिरते हैं वो फिर से वर्षा और अनुकूल जलवायु पाते ही फिर से उगते हैं और फिर पेड़ बनता है। और इस तरीके से ही पेड़ का जीवन चक्र चलता रहता है। तो ये पेड़ की बात